ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्ट्रोम में द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। दैनिक पंचांग नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया जा चुका है। तो आगे बढ़ने के पूर्व अपने गुरुजनों को नमन कर और उनसे आशीष प्राप्त कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीं ग्राम गुरुवे नमः। गुरुजनों के आशीष के बदौलत ही और उनके सहयोग के बदौलत ही जो यहाँ सूचीबद्ध है, डिस्प्ले हो रहा है, दिखाया जा रहा है, वह इन सभी अनुभागों में, ज्योतिष के अनुभागों में हमने शिक्षा हासिल की और पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही हमने शिक्षा ग्रहण की। अपने गुरुजनों की आशीष से हमें अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका से आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र हुई, उनके दिल्ली चैप्टर के द्वारा। साथ ही साथ गुरुजनों के सुझाव पर वरुण एस्ट्रो जो चिरवईपुरी पटना में स्थित है, सॉफ्ट साउंड और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो ये रहे हमारे लघु परिचय वरुण एस्ट्रो का। तो चलते हैं पंचांग पर। पंचांग एक ऐसा शब्द है जो अनायास ही हमें शुभ और अशुभ मुहूर्त की तरफ ही खींच ले जाता है और हमें इसकी परिभाषा सीमित कर देता है, हमसे कराता है कि पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, जबकि ऐसी बात नहीं है। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमारे आत्मबल को मजबूत करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। ये रहा ना पंचांग की का नया परिचय, जिसके हमारे जीवन में अहम भूमिका है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को मजबूत करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और वे भी अपने जीवन को पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। इसी उद्देश्य से उन्हें साझा जरूर करें। तो चलिए पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। दिनांक 6 जून 2025, माह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 4:58 पर और सूर्यास्त 6:39। सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:39 PM। दिशा शूल पश्चिम है। फिर भी यदि इस दिशा में आपको यात्रा करना पड़ा, बाध्यता हुई, तो जौ या दूध का सेवन कर यात्रा कर सकते हैं और यात्रा में सुतल। पंचांग के पांचों अंक: वार शुक्रवार, तिथि कल भोर में 4:47 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी। नक्षत्र प्रातः 6:34 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। योग दिन के 10:13 तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान। और
करण अपराह्न 3:31 तक वनिज, उसके बाद भोर तक 4:47 तक भद्रा, और उसके बाद बौ। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण, हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर, उन्हें स्मरण कर देखते हैं भोलेनाथ का आज वास कहाँ है और उसके प्रतिफल क्या है। जब तक एकादशी तिथि है, यानी कल भोर में 4:47 तक भोलेनाथ का वास क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि अशुभ है। तत्पश्चात वे कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि सुखप्रद। जय भोलेनाथ। तो महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:15 दिन तक। अमृतकाल देर रात्रि 2:26 से 4:14 भोर तक। रवि जोग प्रातः 4:58 से संध्या प्रातः के ही 6:34 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:26 से अपराह्न 3 बजे तक। गोधूली विलय संध्या 6:37 से 6:58 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 10:06 से 11:48 तक। गुली काल प्रातः 6:41 से 8:23 तक। यमगंड अपराह्न 3:13 से 4:56 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:36 से 5:24 संध्या तक। और अपराह्न 3:31 से कल सुबह तक 4:47 तक भद्रा। भद्रा का वास पाताल में है, जो पृथ्वी लोक में रह रहे जातक के लिए, जीव जंतु के लिए शुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। यहाँ बताते चले कि आपके उपयोग के लिए और आपके जीवन में शुभता लाने के लिए आपका योजना, आप अपने कार्यक्रम का ये अग्रिम योजना बनाने हेतु, जिससे आपके जो फल होंगे कार्यों के प्रतिफल वे शुभ हों, अशुभता का नगर नामो निशान न हो, इस हेतु राहु काल का वार्षिक कैलेंडर साप्ताहिक कैलेंडर हमने डाला है। यह आपके लिए उपयोगी होगा अगर ये इसके अनुसार योजना बनाए, ताकि राहु काल में भी कोई शुभ काम नहीं किया जाए तो शुभता की संभावना अधिक रहती है, अशुभता की संभावना कम होती है। तो राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए। भद्रा पर भी परिचय और भद्रा कब शुभ और अशुभ होता है, इस पर भी हमने यूट्यूब पर अलग पोस्ट किया है, आप उसे देखें और उसे जानने का प्रयास करें, जो कि आपके जो शक्ति, आत्मशक्ति वो बढ़ाने में माध्यम करेगी, मदद करेगी। तो चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति पूर्ववत है, जो कल थी। सभी ग्रह पूर्ववत की राशियों में, यानी सूर्यदेव वृषभ में, चंद्रदेव कन्या में, मंगलदेव कर्क में, बुधदेव वृषभ में, बृहस्पति देव मिथुन में, शुक्रदेव मेष में, शनिदेव मीन में, राहुदेव कुंभ में और केतुदेव कुंभ में, केतुदेव सिंह में। तो ये रहे हमारे ग्रहों के राशियों के अनुसार उनका किस किस राशि में है। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शुक्र की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि, उसके बाद सभी राशियों ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। तो ये रहे ग्रहों और राशियों का संबंध। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। इस प्रकार शुक्र और राहु क्रमशः, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल और बुध का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, राशि का कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मंगल बुधदेव के नक्षत्र में है और बुधदेव मंगल के नक्षत्र। शुक्र और राहु 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में
नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति, ग्रहों के गोचर तालिका। बुधदेव आज दिन के 9:29 पर राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव कल करेंगे। सूर्य देव 15 जून को करेंगे। बुध देव 22 जून को। और शुक्र देव 29 जून। इस प्रकार अस्त ग्रह की स्थिति को देखें तो बुध देव 8 जून तक अस्त रहेंगे, बृहस्पति देव 12 जून से 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे, और चंद्रदेव 24 जून से 26 जून तक अस्त रहेंगे। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार आज कैसा फल होगा, जिसे ताराबलम कहा जाता है। ताराबलम नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो अद्भुत पद्धति है नक्षत्रों और जातक के संबंध के बारे में, भविष्य के बारे में। तो ताराबलम केवल आज के बारे में संदर्भ में बात करता है, चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। वहीं नवतारा चक्र जातक के दशा महादशा का परिणाम, जातक के जन्म कुंडली में ग्रहों के जो अवस्था है, जहां विराजमान है, वहां के कैसा फल देंगे। और साथ ही साथ हम आपसे मिलने वाले जो जातक हैं उनका जो भविष्य है, यानी कैसा संबंध रहेगा आपस में, नक्षत्र के अनुसार, दोनों के नक्षत्रों के अनुसार, इन सब का सटीक और त्वरित जानकारी हम नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। साथ ही साथ नवतारा चक्र पद्धति शुभ और अशुभ मुहूर्त निकालने के लिए भी काम आता है। और इसे आप बराबर भी देख सकते हैं और अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। दशा महादशा का शुभ और अशुभ परिणाम जब भी देखते हैं तो उसमें शुभ में अगर परिणाम आने वाला है तो शुभता और से अधिक शुभ के काम किए जाए। वहीं अशुभता जब आने वाला है तो सावधान रहें, अपने आत्मबल को मजबूत करें चैलेंज को स्वीकार करने के लिए, ताकि अशुभता नगण्य हो। तो संक्षेप में यहाँ बता दें, इसकी नवतारा चक्र पर पद्धति पर जो है हमने अलग वीडियो आपके पास डाला है, जिसमें भगवान राम वे विस्तृत जानकारी देते हुए नवतारा चक्र पर, दशा काल पर और नवतारा चक्र पद्धति का कैसे गणना की जाती है, इस पर हमने प्रकाश डाला है। और साथ ही साथ कुछ विशेष जन्म कुंडली हमने लिया है नवतारा चक्र पर। नवतारा चक्र की प्रस्तुति में भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की, इससे हमने निकालने की प्रयास किया है कि उनके आपस के संबंध कैसे थे और दोनों आपस के लिए क्या फल दे रहे थे, मित्र का दे रहे थे या कहीं बाधा का काम कर रहे थे। तो इस तरह से हम उनके चार्ट का भी अध्ययन कर सकते हैं जो कि सटीक बैठ रहा है। तो चलिए संक्षिप्त परिचय हम नवतारा चक्र पर आपको देते हैं। और नवतारा चक्र पर आपको यह भी बता दें कि हमारे जो भी दर्शक सुझाव दिए उसके अनुसार नवतारा चक्र पर हम प्रैक्टिकल वीडियो भी एक डाले हैं और आपके सुझाव के अनुसार ही नवतारा चक्र पर संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय इस पंचांग में भी हम नित्य दिया करते हैं। तो चलिए संक्षिप्त परिचय यहाँ देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ये नक्षत्र 27 नक्षत्र ग्रहों के मन होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने से परिणाम नहीं देते, परिणाम नक्षत्र के अनुसार ही देते हैं। यदि किसी का कुंडली, जन्म कुंडली में कोई ग्रह भाग्य भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है, लेकिन नव तारा चक्र में वह नैधन्य है, तो वह सुख फल ही देगी। इसलिए जन्म कुंडली का ऊपर ऊपर देखकर बिना नवतारा चक्र से आकलन किए हुए यदि हम फलित करते हैं तो जिस व्यक्ति का भी कुंडली है उसे धोखा
में डाल सकते हैं या हमारा निर्णय गलत हो सकता है। जो भी प्रिडिक्शन है वह गलत हो सकता है। तो कुल 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र ग्रह 9 ही है। इसलिए नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए, यानी नक्षत्रों को जो बराबर रूप से ग्रहों के साथ संबद्ध करने के लिए एक विधि अपनाई गई कि पहला से 9वां तक एक श्रेणी में एक ग्रह, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में। और इस अनुसार कुल 27 नक्षत्र थे, तीन को तीन श्रेणी में रखा गया। और ग्रह 9 ही जो होते हैं उनकी सूची जो बनी वह महादशा के अनुसार होती है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इसी क्रम में ग्रहों को रखा गया। तो हमने देखा कि नक्षत्रों को तीन श्रेणी में रखा गया और ग्रहों को महादशा के अनुसार एक श्रेणी बनी, 1 से 9 तक। अब पहला जो श्रेणी में, हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र, इसका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। अश्विनी, माघा और मूला, इनके स्वामित्व केतु देव को दिए गए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मान लीजिए सूर्य तीसरा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो क्रमशः तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र हैं, उनका स्वामित्व तीसरे ग्रह को सूर्य देव को दिया गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने, उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस तरह से नव तारा चक्र पद्धति का निर्माण। फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, उनके नक्षत्र स्वामी या कहें उन नक्षत्र समूह के स्वामी से गणना आरंभ करते हैं। यानी जो पहला ग्रह हुआ, जो आपके नक्षत्र समूह के स्वामी जो बने ग्रह, वहीं से गणना आरंभ होती है और वे पहला ग्रह होते हैं। तो पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं। वहीं जन्म पहले ग्रह से तीसरा, 5वां और 7वां ग्रह विपत्ति, अशुभता देते हैं, जो कि खतरा भी हो सकता है, बाधा भी कार्य हो सकता है, प्रत्यय होता है। और अंतिम 7वां नैधन होता है, जिसकी पीड़ा काफी होती है। तो ये रहे जन्म पत्रिका से कैसे संबंधों को जोड़ा जाता है, नक्षत्रों को। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनसे गणना कैसे की जाती है नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार। और जो पहला ग्रह बना, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ग्रह जो बने, वे शुभ फलदायी होते हैं। फिर से बता दें, पहला ग्रह से तीसरा, 5वां, 7वां जो ग्रह बनते हैं जन्म नक्षत्र से के स्वामी से, तो वे तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह तो फलदायी, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ग्रह तो फलदायी। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति। आप भी इसको आजमाएं, आपको शुभता मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। तो चलिए चलते हैं आज के चंद तारा बलम पर। आज चंद्रमा का गोचर 6:34 सुबह तक चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में है और तत्पश्चात वे चित्रा नक्षत्र में जाते हैं। और इस प्रकार चंद्रमा अपने ही नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र में चले जाते हैं। तो जो ऊपरी कॉलम है, दो कॉलम दिखाए गए हस्ता के, रोहिणी हस्ता श्रवणा के एक कॉलम जिसमें चंद्रमा 6:34 तक है, उसके तत्पश्चात दूसरा कॉलम है जो मृगशिरा, चित्रा और शर्विष्ठा का है। ये दूसरा कॉलम बना है। जहां तक जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस कॉलम को, रो को पकड़े और कॉलम से मैच कराए। जो नक्षत्र आएंगे वही नक्षत्र इनके फलदायी हो। एक उदाहरण लेता हूं।
कि किसी जातक का जन्म यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो दूसरा नक्षत्र होता है, तो प्रातः 6:34 तक विपत फल होंगे और तत्पश्चात क्षेम होगा। यानी पहला जो भाग होगा वह समस्या देने वाला होगा, और दूसरा जो भाग होगा वह सुफलदायी होगा। और इसी तरह से हम हर नक्षत्रों के, जो भी जन्म नक्षत्र हमारा होता है, उसके क्रम में हम देखते हैं। और यदि हम दूसरे ग्रह को देखना चाहें, इसी प्रकार कोई दूसरे नक्षत्र को हम पकड़े, आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में जिसका जन्म हो, तो पहले भाग में जो चंद्रमा का जो गोचर है उसका मित्र तक सुफलदायी है, और दूसरा भाग अति सुखदायी सुफलदायी है। और इसी क्रम में हम अपना फल दें। अब आपका सवाल हो सकता है कि यदि हमें जरूरी पड़े और उस आज के जो दिन है, किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है और जो समय है वह जो है हमारे लिए शुभ नहीं है, तो क्या परिहार है, उपाय क्या है? तो ये यहाँ यह हमने संकलित किया है, किंतु अपुष्ट है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। आप उपयोग में ला सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। यदि जन्म में आपका तारा में जा रहा है आपका आज का दिन, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। और वहीं विपत में जा रहा है यदि, तो गुड़ का दान करें। और प्रत्यरी में जा रहा हो तो नमक का दान करें। और नैधन्य में यदि है तो उस मुहूर्त को त्याग करना जरूरी है। बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करना चाहिए। तो ये रहे आज के दूसरे भाग की प्रस्तुति। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा। अभी तक हमने चंद्रमा के नक्षत्र को देखा है, अब चंद्रमा की राशि के अनुसार यदि देखें कि चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज का दिन कैसा होगा। और यह आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो आज रात्रि 8:06 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। जब वे कन्या से तुला में जाए तो दो भागों में परिणाम होंगे, 8:06 के पहले और 8:56 के बाद। तो कन्या राशि में जब तक चंद्रमा है तब तक मेष राशि वाले के लिए, जातक के लिए मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले जातक के लिए उत्तमता के संकेत आ रहे हैं। शेष राशि वाले सावधान रहें। वहीं चंद्रमा जब तुला राशि में जाते हैं तो वहां थोड़ा, तुला राशि में जाते हैं तो मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत देते हैं। और यह यहाँ स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि जन्म राशि के अनुसार देखें, लग्न के अनुसार नहीं, यानी चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपकी जन्म राशि हुआ करती है, तो उससे देखें यह फल है। तो अब चलते हैं हम आपको अगली प्रस्तुति में, चौथी प्रस्तुति में, जो चौघड़िया ज्योतिष पर मुहूर्त है, चौघड़िया मुहूर्त पर आधारित है, उससे उस पर संबंधित है। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई भी नए काम हम आरंभ करने जा रहे हैं। यदि कोई जातक कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया तो कम से कम उसे चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए।
चूंकि इसकी उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए इसकी हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग प्रस्तुति किया है कि चौघड़िया का निर्माण कैसे होता है, कौन से चौघड़िया किस ग्रहों से संबंधित है, चौघड़िया की उपयोगिता क्या है, कौन से कार्य उनके लिए करना चाहिए और कब कब उपयोगी होता है, अधिव्याप्तता की स्थिति क्या होती है, आदि आदि पर हमने अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुति की है। हिंदी में है चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप जरूर देखें, आपके लिए लाभकारी और शुभकारी दोनों होंगे। तो आज का अगर हम संक्षिप्त परिचय देखें तो कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, किंतु 7 सप्ताह का 7 ही दिन होता है, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 7वां चौघड़िया, 8वां चौघड़िया वही होता है जो कि आरंभ का चौघड़िया हुआ करता है। आदि का चौघड़िया ही अंत का चौघड़िया होता है। तो 7 चौघड़िया बने। 7 चौघड़िया का नामकरण साप्ताहिक दिन के अनुसार हुआ, और 7 दिन किसी न किसी ग्रह से संबंध है, यानी 7 दिन के ग्रह जो है रूलिंग प्लैनेट, शासक ग्रह, अलग अलग ग्रह हैं, और हर ग्रह को एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्य के लिए दिया गया। तो ये कह सकते हैं हर चौघड़िया वह विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है, शुभ होता है, और इसी को हम के मद्देनजर हम देखते हैं और इसका उपयोग करते हैं। चौघड़िया जब भी, दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो जब भी चौघड़िया का मुहूर्त को हम उपयोग करें, जरूर देख लें कि कहीं वह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। अशुभता से अधिव्याप्त है तो थोड़ा सावधानी रखें, हो सके तो उस कार्य को टाल दें दूसरे दिन के लिए। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज दिन शुक्रवार है। चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और चौर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। रात्रि का चौघड़िया रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और रोग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। रोग चौघड़िया मंगल के चौघड़िया वो करते हैं, चर चौघड़िया शुक्र देव के होते हैं। लाभ चौघड़िया बुध का, अमृत चौघड़िया चंद्रमा का, काल चौघड़िया शनि का, शुभ चौघड़िया बृहस्पति का, रोग चौघड़िया आपके मंगल का, और उद्वेग चौघड़िया सूर्य से संबंधित। तो आज का चौघड़िया कहें, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, और अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया जो है अशुभता से व्याप्त है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है, काल रात्रि से व्याप्त है। इसका उपयोग न करें तो बेहतर है। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि दैनिक पंचांग के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने पिछले प्रस्तुतियों में बताते आए हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, और एकल अंक में ही उसे हम आकलन करते हैं। जन्म, हमारे अंक ज्योतिष में जन्म तिथि जो होती है महत्वपूर्ण होती है। जन्म तिथि 2 अंकों का होता है, माह 2 अंकों का होता है, वर्ष 4 अंकों का होता है। जन्म तिथि का जो है, जब अंकों का योग करते हैं, एकल अंक बनाते हैं, तो वह मूलांक बनता है, ड्राइवर बनता है, और सभी अंकों को जोड़ देते हैं तो जन्म तिथि का तो भाग्यांक बनता है। मूलांक और भाग्यांक से ही संबंध निकाल करके ही आज का दिन देखा जाता है और किसी भी जातक का फल देखा जाता है। अगर हमें शब्द मिलते हैं तो हर शब्द का जो अल्फाबेट का जो अक्षरीय अंकीय मूल्य होता है, उन अंकों को, अक्षरों को अंकों में परिवर्तित कर तब फलित करते हैं और तब हम देखते हैं। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास शब्द और अंकों का दोनों का समूह हो, जैसे गाड़ी संख्या, मकान संख्या आदि, तो वैसी स्थिति में भी वही विधि अपनाते हैं। आज का अगर मूलांक देखें तो आज का मूलांक 6 होता है और भाग्यांक 3 होता है, यानी केवल तिथि का योग 6 और तिथि माह और वर्ष का योग 3। 3 मूलांक वाले जातक के लिए 1, 10, 19, 28 तारीख को जो जन्मे जातक है उनके लिए दिन उत्तम होने की संभावना है, बहुत अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि 6 और 3, 1 और 3 आपस में मित्र होते हैं। 80 से 90% सफलता का होने की संभावना है। 2, 11, 20, ये 2, 11, 20, 29 इनका जन्म तिथि है। 2 इनके मूलांक बनते हैं। शासक ग्रह चंद्रमा बनते हैं। 3 उत्तम होने की संभावना है। 2 और 3 आपस में मित्रता का संबंध है।
40% सफलता का दर होने की संभावना है। ऑकल्ट के लिए विशेष लाभकारी। 3 12 21 30 तारीख को जन्मे किसी भी माह का जातक 3 मूलांक बनता है बृहस्पति देव जिनके स्वामी बनते हैं। 3 उत्तम होने की संभावना है। और आपस में 3 और 3 का मित्रता का संबंध। 3.5 स्टार। 80 से 100% सफलता का दर। और अगर ऑकल्ट हीलर टीचर से हैं तो सफलता में बल्ले बल्ले। 4 13 22 31 जिनका जन्म तिथि है। 4 मूलांक होता है राहु देव जिनके स्वामी होते हैं। 3 सामान्य होता है। 4 और 3 का तटस्थता का संबंध। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का दर होने की संभावना है। बिक्री मार्केटिंग और ऑकल्ट से संबंध है तो फिर शुभता बढ़ सकती है। 5 14 23 तारीख का जन्म। 5 मूलांक बुधदेव स्वामी। दिन उत्तम। आपस का संबंध मित्रता का। 5 और 3 का 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का दर होने की संभावना। 5 के शासक ग्रह बुध देव होते हैं जो कि संचार से संबंध रखते हैं, यात्रा से संबंध रखते हैं। तो यदि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो जाता तो उनके लिए दिन उत्तम हो सकते हैं। 6 अंक ऐसे होते हैं। 6 किसी भी जातक का जन्म अगर 6 15 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 बनता है। शुक्र देव उनके स्वामी बनते हैं। 3 अंक के उससे स्वामी बुद्ध बृहस्पति देव बने। 6 अंक के स्वामी शुक्र देव बने। बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों ज्ञान के देवता, लेकिन बुध बृहस्पति देव देवों के देवता हैं और शुक्र देवों के गुरु हैं और शुक्र देव दानवों के गुरु हैं। इस तरह 6 और 3 का आपस का संबंध शत्रुता का। 0 स्टार मिल रहे हैं। 0% सफलता का दर होने की संभावना है। और शुक्र देव चूंकि मैरिटल इशू को ज्यादा दर्शाते हैं इसलिए शुक्र देव शुभ नहीं है। वैवाहिक जीवन में कलह हो सकता है। 7 16 25 तारीख जिनका जन्म तिथि है। 7 मूलांक बनता है केतु देव जिनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। आपस का संबंध मित्रता का। 4 स्टार मिल रहे हैं। शिक्षा में अगर संबद्ध हो तो सफलता का दर बढ़ सकता है। शिक्षक और ऑकल्ट के लिए बहुत ही उपयोगी कॉम्बिनेशन मित्र। ये 7 और 3। 8 17 26 तारीख जिनका जन्म तिथि वो 8 मूलांक है। शनि देव जिनके स्वामी है। दिन उत्तम होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था से संबंधित यदि है जातक का ऐसे तो 60 से 70% सफलता का दर है। लेकिन कानून शिक्षा प्रिंटिंग से संबंध हो तो ऐसे जातक के लिए सफलता का दर बढ़ सकते हैं। 9 मूलांक वाले 9 18 27 जन्म है किसी तिथि का माह का मंगल देव जिनके स्वामी होते हैं। आपस के संबंध उत्तम मित्र हैं। आपस में संबंध में 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। और ऑकल्ट के लिए शिक्षक के लिए हीलिंग के लिए यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये रहे हमारे पंचांग के दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। आपको बता दें कि किसी भी माह में अगर जन्म आज हुआ है 6 तारीख को आज की तिथि में तो इसकी अलग से प्रस्तुति जन्म दिन के अनुसार यह सीरीज हमने आरंभ की है। 1 से 31 तारीख तक का अलग अलग प्रस्तुत होगा। आज 6 तारीख है इसलिए 6 तारीख को जन्मे जातक के लिए विशेष प्रस्तुति हम अलग से वीडियो पोस्ट किए हैं। जरूर देखें और लाभान्वित। धन्यवाद आप हमारे साथ बने रहने के लिए। जो पुनः बता दें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई और यह प्रस्तुति यूट्यूब तक आपको तक पहुंची। यदि आप पहली बार हमारे दर्शक हैं तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की सूचना मिल सके और आप लाभान्वित हो सके। इसके साझा करें अपने मित्रों परिजनों स्वजनों के बीच में ताकि वे भी लाभान्वित हो और अपने जीवन में शुभता लाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आज। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते हैं कि शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की कृपा पर बरसती रहे। जय मां लक्ष्मी। जय